नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों का जो आज पूरे दिन भर सुर्खियों में रही। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या की, रामलला की, सूर्य किरणों से राम के तिलक की। दरअसल रामनवमी करीब है और इस खास मौके पर अयोध्या में बड़ी भीड़ उमड़ने लगी है। अब ऐसे में क्या है अयोध्या का हाल, कितनी तैयारियां हैं, कितने भक्त अयोध्या पहुंचेंगे, और इस पर हर किसी की नजर है और इसीलिए प्रशासन सजग है। अयोध्या नगरी के 500 साल के इतिहास में पहली बार रामनवमी के दिन भगवान राम के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु उमड़ने वाले हैं। अयोध्या नगरी में रामलला के मंदिर में तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है। माना जा रहा है कि इस दिन राम भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ेगा। 7 लाइनों में भगवान के दर्शन कराए जाएंगे। श्रद्धालु दर्शन से वंचित न रहे, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। दरअसल जिस दिन पहली बार रामलला के दर्शन के लिए प्राण प्रतिष्ठा के दौरान यहाँ श्रद्धालु उमड़े, उस दिन यहाँ अव्यवस्था हो गई थी, जिससे निपटने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ आकर व्यवस्था का जायजा लेना पड़ा था। लेकिन अब की बार ऐसा न हो, इसके लिए पहले ही चाक चौबंद तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राम मंदिर के अतिरिक्त हनुमानगढ़ी और दूसरे प्रमुख स्थलों को भी सुरक्षा से चाक चौबंद किया गया है। टेंट बढ़ाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानी से बचाया जा सके। आपको बता दें कि राम मंदिर तक श्रद्धालुओं के लिए कारपेट भी बिछाया गया है। 50 जगहों पर पेयजल की भी व्यवस्था की गई है। हम लोगों ने पूरे क्षेत्र को जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट में बांटा है और इसके तहत तैयारी किया गया है। ट्रस्ट के साथ भी हम लोगों की बैठक हुई थी और जिसमें मंदिर के टाइमिंग को बढ़ा दिया गया है। रामलला का सूर्य की किरणों से तिलक का अभ्यास भी कर लिया गया है ताकि उस दिन भगवान रामलला के दिव्य दर्शन हो सके। पहले वो बगल में हुआ, फिर आगे बढ़ाए तो इस बगल में आ गया, तभी हम देख रहे थे। फिर इसके बाद किए तब यहाँ ऊपर चला आया, फिर इसके में किए तब यहाँ बीच में आया, तो उस टाइप था। और जब बीच में आ गया है तब देखने के लिए उसका प्रकाश जो है बहुत ही सुंदर लगा। वहीं दोपहर ठीक 12 बजे अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला के विराट मस्तक पर सूर्य की किरणें तिलक लगाएंगी। करीब 4 से 6 मिनट तक भास्कर यानी सूर्यदेव रामलला का अपनी किरणों से तिलक करेंगे। इस विशिष्ट कार्य में वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात हैदराबाद की, जहां सियासी लड़ाई अब बेहद दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि इस दफा लोकसभा के चुनाव में ओवैसी को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने माधवीलता को टिकट दिया है। कौन है ये माधवीलता, क्यों बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, इस रिपोर्ट में जानिए। हर चीज में मजहब को जोड़ दो, नफरत फैलाओ मुसलमानों के बारे में। वो कट्टर हिंदू और सनातन की समर्थक है। ओम नमो भगवते रुद्राय, नमस्ते रुद्रमन्यवभूतोपनिषदे नमः, नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्याम उदते नमः। दूसरा इस्लाम का हिमायती है, एक हिंदुत्व की पहचान और चेहरा मानी जाती है। दूसरा मजलिस का प्रमुख, हैदराबाद जिसका गढ़ है। असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद इनका गढ़ है। पिछले 4 दशक से हैदराबाद लोकसभा में ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार माहौल अलग है क्योंकि बीजेपी ने इनके खिलाफ अलग दांव चल दिया है। बीजेपी ने ओवैसी के खिलाफ एक ऐसे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है जो उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। हम असदुद्दीन के ऊपर कमेंट करें, लेकिन वो हमारे रामचंद्र के ऊपर कमेंट करें, वो याद नहीं है। जो भाइयों दोनों मिलकर कमेंट करें, अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। हम इस्लाम पे कमेंट नहीं कर रहे, हम असदुद्दीन के बारे में कमेंट कर रहे हैं हम लोग।
माधवी लता को कट्टर हिंदुत्व का चेहरा माना जाता है। कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी को उनके गढ़ में हराना मुश्किल है, इसलिए बीजेपी इस बार हिंदुत्व के चेहरे के रूप में उन्हें खोज कर लाई है। माधवी लता पेशे से एक डॉक्टर हैं, अपना अस्पताल भी चलाती हैं। वह सोशल मीडिया पर अपने हिंदुत्व समर्थक रुख के लिए चर्चा में बनी रहती हैं। साथ ही ओवैसी को लगातार निशाने पर रख रही हैं। का इज्जत का सवाल है ये, और औरत का ये फ्रीडम का सवाल है, स्वेच्छा का सवाल है। हम सब एक है यहाँ पर, हमारे में भी वही खून बहता है जो इन मर्दों के में बहता है। क्या हमको हक नहीं है उनके सर समान ठहरने के लिए? क्या समझते हैं? सालों से दबा के रखना चाह रहे हैं औरतों को। चुप नहीं बैठेंगे आपकी बात। ये चाहे मुसलमान औरत रहने दीजिए, या हिंदू औरत रहने दीजिए, या दलित औरत रहने दीजिए। माधवी लता बीजेपी की फायर ब्रांड नेता हैं। AIMIM प्रमुख और 4 बार के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ माधवी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। लगातार ओवैसी को निशाने पर ले रही हैं। उनका तो दोस्ती मुख्तार अंसारी जी से है ना। देखिए तो सही उनकी दोस्ती क्या लेवल पे है। ISIS लोग उनसे हैं, मुख्तार अंसारी से हैं, हाँ किंग्स ग्रुप से हैं। वो भला इनको दे दे डेथ थ्रेट साहब। और दूसरी बात करते हैं इतने बड़े बड़े काम, और 40 साल से बोलते हैं हमारा गढ़ है, और बोलते हैं उनको डेथ थ्रेट है। ओवैसी भाइयों को डंके की चोट पर हमेशा ललकारती रही हैं। माधवी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ट्रिपल तलाक के खिलाफ काफी मुखर रही हैं। माधवी का वो बयान सुनिए जब उन्होंने खुद ही कहा था कि बीजेपी ने उन्हें क्यों चुना है। They have deployed me. I'm a bloody bulldozer. They can't tell that Asad ji is anymore the B team. फिर भी they want to clinch to that. My thoughts are so strong that I would not compromise. I'm definitely emotional because I'm more emotional like a mother. Because you need to have that emotional, I feel we deserve to have that emotional tinge as a politician. वैसे तो हैदराबाद लोकसभा सीट पर 1984 से ओवैसी परिवार का कब्जा है, लेकिन पिछले 2 चुनावों में बीजेपी के उम्मीदवार उन्हें टक्कर देते नजर आ रहे हैं। 2 चुनावों का आंकड़ा देखिए। 2014 में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने 53% वोटों के साथ जीत हासिल की थी, जबकि 32% वोट शेयर के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। फिर 2019 के चुनाव में ओवैसी का वोट शेयर बढ़कर 59% हो गया, मगर बीजेपी को 27% वोटों से ही संतुष्ट होना पड़ा। 7 विधानसभा सीट वाली हैदराबाद लोकसभा सीट में करीब 19 लाख मतदाता हैं, जो ओवैसी और माधवी के भविष्य का फैसला करेंगे। यहां 13 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले ही माधवी जहां हैदराबाद का भाग्य बदलने की बात कर रही हैं, वहीं ओवैसी एक बार फिर से हैदराबाद में मजलिस का झंडा बुलंद करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात आरजेडी के चुनावी वादे की, जहां आरजेडी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे नाम दिया गया है परिवर्तन पत्र। इसमें आरजेडी ने 24 वादे किए। घोषणा पत्र से साफ है कि आरजेडी ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। तेजस्वी का दावा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो हर वादा पूरा करेंगे। हालांकि बीजेपी ने इस घोषणा पत्र के बहाने आरजेडी पर हमला बोला है। हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। अरे टुकड़ों टुकड़ों में घोषणा पत्र आ रहा है, ये कैसा गठबंधन है? अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते हैं, इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं, ये हम में से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 24 के सियासी समर में आरजेडी ने भी जनता से कई वायदे कर डाले हैं। पुरानी पेंशन स्कीम हो या फिर 500 रुपए में हर घर सिलेंडर, आरजेडी ने जनता को रिझाने की पुरजोर कोशिश की है। लेकिन एक ऐसा वादा भी है जो आरजेडी जनता से करना नहीं भूलती है, और वो है सरकारी नौकरी का। तेजस्वी ने ऐलान किया कि अगर देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। साथ ही तेजस्वी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का भी वादा किया। अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी
तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को हम लोग लागू करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम लोग दिलाएंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। अगला पॉइंट, यह भी बिहार के लिए बहुत ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए, स्टार्टअप को बढ़ावा। आरजेडी के वादों के पिटारों में ऐसे कई वादे हैं जिनके सहारे वो सियासी नैया पार लगाना चाहती है, लेकिन बीजेपी इन वादों को झूठ की पोटली करार दे रही है। ममता बनर्जी जी अपना घोषणा पत्र लेकर आ जाती है, अब लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी अपना घोषणा पत्र लेकर आ जाते हैं। अरे टुकड़ों टुकड़ों में घोषणा पत्र आ रहा है, ये कैसा गठबंधन है? ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग का गठबंधन है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये तुष्टीकरण करने वाले का गैंग, ये मुगल मानसिकता का गैंग, ये बिहार का कभी कल्याण नहीं कर सकता, देश का कल्याण नहीं कर सकता। बिहार में 40 का 40 सीट नरेंद्र मोदी के पास। आरजेडी के घोषणा पत्र पर न केवल बीजेपी सवाल उठा रही है, बल्कि एनडीए के घटक दल भी इस बहाने आरजेडी और विपक्षी गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। वादा तो वही करता है जिसके पास सलाहियत हो। तो न तो एनडीए गठबंधन, घमंडिया गठबंधन का कोई भविष्य है और न तो यहाँ इन लोगों का कोई भविष्य है। जो भविष्य है यहाँ पर एनडीए का जो गठबंधन है, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का। तो ये लोग वादा कर सकते हैं, ये लोग कर सकते हैं, वो लोग तो झूठों अनेक बात बोल सकता है, उसका कोई जनता में प्रभाव नहीं है। 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते हैं तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे, और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। खैर, तमाम दलों की तरह आरजेडी ने भी जनता से चुनावी वादे किए हैं और लाजमी है इस घोषणा पत्र पर वार पलटवार का दौर भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्पेशल रिपोर्ट में बात विश्व जगत की। दावा है कि ईरान ने अपनी 100 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन को तैनात कर दिया है और किसी भी वक्त ईरान की सेना इजराइल पर हमला कर सकती है। कहा जा रहा है कि हमला होना तय है। अगले 24 घंटे में कभी भी हमला करने के लिए मिसाइल दागने का फैसला हो सकता है। एक, 2, 3, 25 या 50 नहीं, ईरान की पूरी 100 मिसाइलें इजराइल पर किसी भी वक्त बरस सकती हैं और इसके बाद मिडिल ईस्ट सहित पूरी दुनिया में युद्ध शुरू हो सकता है। अमेरिकी मीडिया दावा कर रहा है कि यूएस की सेना ने ईरान को अपनी क्रूज मिसाइलों को तैयार करते देखा है। ये मिसाइलें जमीन के बेहद करीब उड़ती हैं और इन्हें मार गिराना सबसे ज्यादा मुश्किल है। अमेरिकी सरकार खुद कह रही है कि खतरे का लेवल इतना ज्यादा कभी नहीं रहा और इजराइल पर हमला तय है। I would just say that we're watching this very, very closely. We still deem the potential threat by Iran here to be real, to be viable, certainly a credible. दुनिया में ऐसा बहुत कम हुआ है जब दो ताकतवर देश युद्ध के इतने करीब आ जाएं। ईरान और इजराइल की सेना एक दूसरे की तरफ मिसाइलें तानकर खड़ी हैं। युद्ध कैसे शुरू होगा इसके बारे में भी लगातार अनुमान लगाए जा रहे हैं।
बताया गया है कि ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह और हुती लड़ाके इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले की शुरुआत कर सकते हैं। जब इजराइल की सेना उनका जवाब दे रही होगी, उसी वक्त ईरान अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला कर सकता है और इसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा। इजराइल की सेना पिछले कुछ दिनों ऐसे हमले की तैयारी कर रही है। अब बचाव और जवाबी हमले का मिलिट्री प्लान भी बन चुका है। מרבית המטרות יורטו על ידי לוחמי ההגנה האווירית, חלקם נפלו בשטחים פתוחים, אין נפגעים באירוע הזה. इजराइल पर सबसे बड़ा खतरा मंडराया तो बचाने के लिए अमेरिकी सेना भी सामने आई है। अमेरिका ने अपने युद्धपोत इजराइल के करीब पहुंचाने के आदेश दिए हैं। अमेरिका का परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ड्वाइट आइजनहावर तैनात कर दिया गया है। साथ ही कम से कम 2 और युद्धपोत भी मौजूद रहेंगे और ये सभी जहाज ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही ध्वस्त कर सकते हैं। मतलब साफ है, अमेरिका की सुपर पावर सेना अपने सहयोगी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। असल में 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरान के दूतावास पर हमला किया था, जिसमें ईरानी सेना के 2 कमांडर समेत 7 सैन्य अधिकारी मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने बदले की धमकी दी थी और ये बदला तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ईरान की कोशिश खलीफा बनने की है, लेकिन उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल के पास दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक हथियार हैं, जिनकी मदद से वो ईरान की मिसाइल्स का भी मुकाबला कर सकता है। आसमानी अटैक को इजराइल का आयरन डोम सिस्टम चुन चुन कर ध्वस्त कर देता है। तस्वीरों में देखिए, एक रॉकेट तेजी से इजराइल के आसमान में आगे बढ़ता है, पर हमला करने से पहले ही इजराइल का आयरन डोम सिस्टम उसे उड़ा देता है। दुश्मन का कोई भी रॉकेट इजराइल की जमीन पर पहुंचे, उससे पहले ही आयरन डोम सिस्टम हवा में ही उसकी साजिश की धज्जियां उड़ा देता है। यानी अगर ईरान ने अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला किया तो उसका हाल भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। इजराइल के पास दूसरे मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं, लेकिन आयरन डोम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये कम दूरी से लॉन्च किए गए रॉकेट्स को तेजी से ध्वस्त कर देता है। दिन हो या रात, इस हथियार की जवाबी कार्रवाई लगातार चलती रहती है। अक्टूबर 2023 के बाद से लेबनान और गाजा पट्टी से इजराइल पर रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं और आयरन डोम की रेंज में आते ही इनका काम तमाम हो जाता है। 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर की रेंज में यह आसमान में मौजूद किसी भी टारगेट को उड़ा देता है। 7 अक्टूबर को गाजा की जमीन से हमास ने इजराइल पर एक साथ 7,000 रॉकेट से हमला किया था। अगर एक साथ किसी जगह पर 7,000 रॉकेट दाग दिए जाएं, तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। लेकिन इजराइल के साथ ऐसा नहीं है। कुछ रॉकेट को छोड़ दें तो बाकी रॉकेट इजराइल की जमीन को छू भी नहीं पाए, क्योंकि उन्हें रोकने के लिए इजराइल ने तैनात कर रखा है आयरन डोम सिस्टम, जिसे भेद कर इजराइल पर रॉकेट से हमला करना आसान बिल्कुल नहीं। आयरन डोम रॉकेट रोकने वाली वो रक्षा प्रणाली है जो रॉकेट अटैक को आसमान में विफल करने में सक्षम माना जाता है। रॉकेट के अलावा तोपखाने और मोर्टारों को भी नष्ट करने में ये माहिर है। आयरन डोम रक्षा प्रणाली हर मौसम में काम कर सकती है। 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक रॉकेट हमले को बर्बाद कर देता है। इजराइल पर पहले भी बहुत बार रॉकेट से हमला हो चुका है, लेकिन सभी हमलों को आयरन डोम सिस्टम ने रोक लिया। वर्ष 2011 में आयरन डोम से इजराइल को कवर किया गया था और तब से ही ये आसमानी हमलों से इजराइल को बचा रहा है। इजराइल का ये सिस्टम कई बार अपनी सफलता से दुनिया को हैरत में डाल चुका है। ये रेंज और निशाने पर लिए गए इलाके के बारे में पता करता है और वार्निंग सायरन बजाता है। सायरन बजने के बाद आसपास के मौजूद लोगों के पास सुरक्षित स्थानों या बंकर में जाने के लिए 30 से 90 सेकंड का समय मौजूद होता है। आयरन डोम को लंबी दूरी के खतरों को पहचानने के लिए डेविड स्लिंग और एरो 3 तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। एरो 3 को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने और ध्वस्त करने में इस्तेमाल में लाया जाता है।
खतरों को पहचानकर आयरन डोम अपनी मिसाइलों को तब तक लगातार फायर करता है जब तक दुश्मन का रॉकेट मोर्टार नष्ट न हो जाए। सटीक निशाने के लिए इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर लगा है। ये सिस्टम खुद पता कर लेता है कि दुश्मन की मिसाइल रिहायशी इलाके में गिरने वाली है या फिर कहीं और। ये सिस्टम एक बार में 1100 हमलों को पहचानने में सक्षम है। आसमान में जैसे ही दुश्मन के रॉकेट आते तो रडार की मदद से आयरन डोम सिस्टम से एक के बाद एक मिसाइलें निकलकर हवा में मौजूद रॉकेट को नष्ट करने चल देती हैं। मतलब आप आयरन डोम को एक चलता फिरता बॉडी गार्ड कह सकते हैं, जिसकी तैनाती के बाद हवा के जरिए इजराइल पर हमला करना आसान बिल्कुल भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। और चलिए फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।